नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विनकर 24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, आज का आईपीओ का रिव्यू करने जा रहे हैं। किस आईपीओ का? गुजरात किडनी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उसके आईपीओ का रिव्यू करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक आंकड़े पे नज़र डाल लेते हैं। जो आंकड़ा अभी नवंबर में, अभी 10 दिनों का जो आया है, नवंबर से लेकर के आप दिसंबर के, आज 22 तारीख, 23 तारीख हो गई, इन 15 दिनों के अंदर जो एफआईआई है, विदेशी संस्थागत निवेशक है ना, जिन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा निकाला है, किस सेक्टरों से निकाला? तो फाइनेंस से निकाला है। और किन सेक्टरों में उन्होंने पैसा डाला है, या मतलब जो थोड़ी बहुत खरीदारी वो कर भी रहे हैं, तो किन सेक्टरों में कर रहे हैं? तो वो मेटल और माइनिंग में कर रहे हैं। ज़्यादातर जो पैसा है वो माइनिंग में डाल रहे हैं। आपको जो दिख रहा है ना कि मतलब जो भी माइनिंग से रिलेटेड कंपनियां हैं, चाहे वो कोल इंडिया है, चाहे हिंदुस्तान जिंक है, चाहे हिंदुस्तान कॉपर है, या जितनी भी माइनिंग से रिलेटेड कंपनियां हैं, वो जो भाग रही है उसके पीछे है कि 15 दिनों का जो डाटा बोलता है, इन्होंने पैसा इसमें डाला है। मतलब जिस तरफ सरकार ध्यान दे रही है। अब फाइनेंस से पैसा क्यों निकाले? क्योंकि फाइनेंस में लगभग जितने भी आने वाले कोई, चाहे वो फेडरल बैंक की ब्याज दरों में कमी थी वो भी आ गई। भारत ने जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में बैठक में जो ब्याज दरों में कमी करी वो भी कर ली। मतलब जो उठापटक करनी थी वो कर ली। खबरों के बाद में उन्हें अब लगा कि हाँ नहीं, अब कुछ नहीं दिख रहा। तो फाइनेंस से पैसा अब निकला है, और ज्यादातर जो पैसा है वो माइनिंग में डाला है। पहले तो ये समझ लो। सेबी ने अब ब्रोकरों को, जो ब्रोकर हैं उन सभी को संकेत दिए हैं कि अब आप थर्ड पार्टी लोन नहीं कर सकते। जैसे आप किसी को शेयर के अगेंस्ट में, मतलब कार लोन, होम लोन, इस तरह से लोन प्रोवाइड करते थे, या जैसे कुछ जो फुल सर्विस ब्रोकर हैं या डिस्काउंट ब्रोकर भी हैं, वो क्या करते हैं कि कंपनियों के साथ में टाई अप कर लेते हैं। वो अपने जो जिनका उनके यहाँ पर डीमेट अकाउंट है, उनको लोन भी बेच रहे होते हैं, है ना, कि आप हमसे लोन ले लो, होम लोन ले लो, पर्सनल लोन ले लो, कार लोन ले लो। तो अब सेबी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि भाई आप थर्ड पार्टी लोन नहीं बेचते। अगर बेचते हैं, कोई डिफॉल्ट होता है, तो ब्रोकर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसकी पूर्ण रूप से जो जिम्मेदारी होगी वो उस कंपनी की होगी, जिस कंपनी का प्रोडक्ट वो ब्रोकर बेच रहा है। ऐसा समझ लो, मान लो जैसे हम शेर खान से काम करते हैं, शेर खान वो कंपनी मान लो किसी को एचडीएफसी का कोई टर्म इंश्योरेंस बेच देती है, और कोई क्लेम फेल हो जाता है, तो शेर खान की जिम्मेदारी नहीं है, वो क्लेम देना और नहीं देना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% एचडीएफसी की। ठीक है। अब इसको विस्तार से चर्चा कर लेंगे। देखो, सबसे पहले गुजरात किडनी सुपर स्पेशलिटी आईपीओ। ठीक है। आईपीओ कितनी तारीख से खुला है? तो 22 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर के बीच में ये आईपीओ खुला है, और 30 दिसंबर को ये आईपीओ लिस्ट होगा। और ये समझ लो कि एनएससी और बीएससी दोनों पे ये लिस्ट होने वाला है। कंपनी 250 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है, मतलब 250.46 करोड़ रुपए। पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, मतलब जो भी पैसा ये लेंगे, ये पूरा का पूरा पैसा कंपनी की ग्रोथ में काम आने वाला है। कंपनी का कोई भी पुराना जो शेयर होल्डर है वो कंपनी का हिस्सा नहीं बेच रहे। जितना भी शेयर बेच रहे हैं वो पैसा कंपनी में लगा रहे हैं। समझ लिए ये कंपनी का आईपीओ कितनी तारीख से खुला है, कितनी तारीख के बीच में। अगर प्राइस बैंड के ऊपर नजर डालोगे तो 108 रुपये से लेकर के 114 रुपये के आसपास में इसका प्राइस बैंड बनता है। और अगर आपको एक लोट लगाने हैं तो लगभग लगभग 14,592 रुपये जैसे आपको इस पर लगाने होंगे। आप समझ लेते हैं कि इसकी प्रमोटर की होल्डिंग कितनी रह जाएगी। इसमें 99% की प्रमोटर की होल्डिंग है, जो आफ्टर आईपीओ 71 दशमलव कुछ परसेंट की रह जाएगी। तो आईपीओ आने के बाद भी प्रमोटर की हेल्दी होल्डिंग रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि होल्डिंग खराब हो जाएगी। ये बहुत छोटी कंपनी है, माइक्रो, इसे हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर आप माइक्रो मान सकते हो, बहुत छोटी। जैसे अगर आप इसको पीयर कंपटीटर है यथार्थ हॉस्पिटल वगैरह के रेवेन्यू से कंपेयर करोगे, तो उसके हिसाब से तो ये बहुत ही छोटी है। ठीक है। लेकिन जितनी छोटी है उतनी मोटे काम भी कर रही है। ये अभी गुजरात के अंदर 7 तो बड़े हॉस्पिटल चलाती है, और 4 फार्मेसी चलाती है, मतलब 11 टोटल ऑल ओवर ये होल्ड करके चलती है। और ऐसा नहीं है कि गुजरात में भी कोई झिंगालाला टाइप से होगा। गुजरात सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बड़ोदरा में है, एक गुजरात सुपर स्पेशलिटी इनका गोधरा में है, एक इनका जो है राज पाइलैंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तुम्हारा भरूच में है, एक है इनका सूर्य हॉस्पिटल जो है वो बोरसाद में है, एक है मतलब हॉस्पिटल ही है, वो क्या नाम है उसका, सरयाल हॉस्पिटल है, वो भी यही चलाती है, वो बड़ोदरा में है। एक है तुम्हारा अश्विन, जो इन्होंने अभी खरीदा है, अश्विन मेडिकल सेंटर, वो आनंद में है। तो मतलब बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, और ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि यार वो क्या है, क्या दिक्कत है, परेशानी। हॉस्पिटल की चैन है, 7 बड़े हॉस्पिटल हैं, और जो है छोटी फार्मेसी वगैरह भी है, चलाती है। पहले समझ लो।
पूरा पैसा कंपनी के ग्रोथ में काम आने वाला है। अब समझ लेते हैं कि ये पैसे का करेंगे क्या, क्योंकि अल्टीमेटली हम जो पैसा लगा रहे हैं, जिस कंपनी में भी पैसा लगा रहे हैं, हमारा जो पहला विजन होता है वो ये रहता है कि यार हम जिस बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं वो प्रमोटर उस पैसे का कर क्या रहा है। तो इनको 77 करोड़ रुपए जो चाहिए, वो अहमदाबाद में इन्होंने एक हॉस्पिटल एक्वायर किया था, पारिक हॉस्पिटल। उस पारिक हॉस्पिटल का जो इन्होंने अधिग्रहण किया है उसके लिए ना 77 करोड़ रुपया चाहिए। लगभग 12 करोड़ रुपए के आसपास, 12 करोड़ 40 लाख रुपए। एक इन्होंने जो मैंने अभी बताया ना, अश्विन हॉस्पिटल है जो आनंद में है, आनंद जिले का नाम है, अश्विन हॉस्पिटल इन्होंने एक्वायर किया था, तो 12 करोड़ 40 लाख रुपए ने वहां देने हैं। तो पूरा का पूरा पैसा आप गेस करना कि ये पैसे का कर क्या रहे हैं। कोई भी बिजनेस हमेशा जीएमपी के भरोसे अगर आप पैसा लगाओगे कि इसके स्टॉक का जीएमपी इतना चल रहा है और यहाँ हम बेच देंगे, भाई जब तक आप किसी भी बिजनेस को बिल्कुल क्लोजली समझना नहीं चालोगे ना, जैसे मैं अभी एक आगे चल के एक चैप्टर पर चर्चा करूंगा लेवरेज को लेकर, ठीक है। बाकी पहले अभी आईपीओ का रिव्यू समझ लेते हैं। तो क्या है कि ये पैसा लगा कहाँ रहे हैं, इन्होंने एक अश्विन हॉस्पिटल एक्वायर किया था, एक्विजिशन किया था, तो जिसका अधिग्रहण किया था लगभग 12 करोड़ 40 लाख रुपए वहां दे रहे हैं। 77 करोड़ रुपये ये तुम्हारा पारिक हॉस्पिटल एक्वायर किया था इन्होंने, और ये उसमें दे रहे हैं। अब ये जो ना, ये पहले से जो हॉस्पिटल बने हुए हैं ना, उन हॉस्पिटल को एक्वायर करते हैं, मतलब अधिग्रहण करते हैं। तो उसके पीछे जो मैनेजमेंट ने बताया कि आप ऐसा क्यों करते हो भाई, आप ग्राउंड लेवल से क्यों नहीं बनाते जीरो सम। तो इनका मैनेजमेंट का कहना ऐसा है कि इससे क्या है, हमारा जो कैपिटल है ना, जो पैसा है ना, वो फंस जाता है। अगर एक हॉस्पिटल, मान लो ऐसा समझ लो, मैं लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगा, मान लो मकान बना हुआ है और आपने वो मकान खरीद लिया, तो वहां पे आपको जाके मशीनरी रखनी है और अपना इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सेट करा के आपको अपना काम चालू कर देना। अब आपने एक प्लॉट खरीदा, उसके बाद उसमें मकान बनाया, और फिर तो उसमें 6-7 महीने साल भर का टाइम लगेगा। अब हॉस्पिटल बना रहे हो आप, कोई कोई दुकान तो बना नहीं रहे हो कि आपने 4x4 की दीवार करी, शटर डाल दिया। हॉस्पिटल में बाकायदा पूरी सिस्टम रहता है, भाई कहाँ आईसीयू बेड होगा, कितनी रहेगा, कहाँ डॉक्टर बैठने की टीम है, और कहाँ पे तुम्हारा ओपीडी रहेगी, कहाँ पे इनकी पर्चियाँ कटेंगी। तो हॉस्पिटल में तो बड़े सिस्टम से बनाना पड़ता है। फिर जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो कहाँ से गैस आएगी, कहाँ ये चैम्बर में रखे जाएंगे, कहाँ एक्सरे रूम होगा। तो ये पूरा डिजाइन से बनता है, जिसमें लगभग लगभग 2-3 साल का समय लगता है। इसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड कैपेक्स। जब भी कोई कंपनी जैसे हॉस्पिटल अगर बनाना चाहते हैं, तो हॉस्पिटल दो तरीके से बनते हैं। एक तो होते हैं ग्रीन फील्ड कैपेक्स, एक होता है ब्राउन फील्ड कैपेक्स। ग्रीन फील्ड कैपेक्स क्या होता है कि भाई आपने एक जमीन खरीदी, उस जमीन में आपने अपने हिसाब से पहले नींव भरवाई, फिर उसके बाद हॉस्पिटल बनवाया, और बाकायदा उसमें पूरा सिस्टम से। तो उसमें वो क्या होता है कि आपका जो कैपिटल है ना, जो पैसा है ना, वो 4 से 5 सालों के लिए फंस जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल बना रहे हो, उसमें एक आध दिन का तो समय नहीं लगेगा ना, कितना भी फास्ट करवाओगे तो 3 से 4 साल का समय लग जाएगा। और लैंड आपने खरीदी 200-300 करोड़ रुपए की, 400 करोड़ की, तो फिर वहां दिक्कत का समय, मतलब 2-3 साल आपका जो पैसा है वो फंस जाता है। और अगर कोई हॉस्पिटल पहले से चल रहा है, आपने क्या किया, आपने डील करी, हाँ भाई तुम अपना हॉस्पिटल बेच रहे हैं, हाँ बोला हम आपको अधिग्रहण कर रहे हैं, कितने करोड़ में, बोले 100 करोड़ में हो गया। ये 100 करोड़ का चेक दिया, ये तुम्हारा हो गया, अब हॉस्पिटल में तुम जाओ, अब ये हमारा। तो इनका मैनेजमेंट का कहना ऐसा है कि हम ज्यादातर ब्राउन फील्ड कैपेक्स करने पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ये ब्राउन फील्ड नहीं है, ये बने बनाए हॉस्पिटल एक्वायर करना भी ब्राउन फील्ड कैपेक्स कहलाता है। और अगर कोई पहले से हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल के ऊपर ही, मतलब एक हॉस्पिटल चल रहा है और उस हॉस्पिटल के ऊपर एक माला और बना दिया, तो वो भी ब्राउन फील्ड कैपेक्स ही कहलाएगा। मतलब उसमें वो ज्यादातर ना तो मशीनरी की इतनी आवश्यकता पड़ी, जो स्टाफ है वही स्टाफ काम कर लेगा, जो स्टाफ 2 मंजिल पर काम कर रहा है वो स्टाफ 3 मंजिल पे भी काम कर सकता है। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जहाँ अगर 10,000 के बिजली बिल आ रहा है तो 12 का आ जाएगा 1 मंजिल। अगर इनकी जो फ्लाइट, उसको लिफ्ट बोलते हैं, जो लिफ्ट 2 मंजिल तक जा रही है वो उठ कर और 3 मंजिल तक चली जाएगी। मतलब क्या है कि ब्राउन फील्ड कैपेक्स जब भी कोई हॉस्पिटल करता है, तो उससे हॉस्पिटल का जो आरपू है ना वो बढ़ता है। अभी सोचोगे वो कौन सा हो गया, तो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्युपाइड बेड। हॉस्पिटलों के अंदर जब हम हॉस्पिटल को पढ़ते हैं तो हम क्या जानते हैं कि भाई इस हॉस्पिटल का एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्युपाइड बेड कितना है, मतलब प्रति बेड से ये कितने रुपए कमा रहा है। हॉस्पिटल का धंधा क्या है, हॉस्पिटल कोई चंद टमाटर भजिया तो बेच नहीं रहा भाई, हॉस्पिटल पे पैसा आएगा कहाँ से। हॉस्पिटल अगर 1000 बेड रखा चल रहा है, तो 1000 में से उसके कितने बेड एक्वेंसी पे चल रहे हैं, मतलब भर के चल रहे हैं, है ना। और वो प्रति बेड से कितने रुपए कमा रहा है, वही तो हॉस्पिटल का बिजनेस है। ठीक है। तो
इसका जो आरपू है वो अभी जर्नली कम है, लेकिन जिस तरह से अपने हॉस्पिटल एक्वायर कर रहा है ना, आजू बाजू के जो हॉस्पिटल है वो एक्वायर कर रहा है, और इसको आगे चल के मैं अभी थोड़ा सा पूरा नहीं बताया, मतलब इसमें ये मान के चलो कि ज्यादातर जो कंपनी ब्राउनफील्ड कैपेक्स करती है या कोई हॉस्पिटल ब्राउनफील्ड कैपेक्स करता है, तो उसके लिए बिजनेस में बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। एक तो इन्होंने क्या करना, 77 करोड़ रुपए तो इन्हें कहाँ देने हैं, जो इन्होंने तुम्हारा एक हॉस्पिटल एक्वायर किया था पहले से, पारिक हॉस्पिटल अहमदाबाद में। एक इन्होंने 12 करोड़ 40 लाख कहाँ देने हैं, जो पारिक हॉस्पिटल है इन्होंने एक्वायर किया था अश्वनी मेडिकेयर सेंटर, उसमें देना है। तो ये हो गया तुम्हारा। उसके बाद जो उसके 30 करोड़ रुपए के आसपास में है ना, इन्होंने बताया कि इन्होंने बड़ोदरा के अंदर एक हॉस्पिटल है जिसको इन्हें लैंड खरीद कर उसे ग्रीन फील्ड करके डालना, मतलब उसमें थोड़ा सा बिल्कुल जीरो लेवल से एक हॉस्पिटल बना रही है बड़ोदरा में, तो उसके लिए चाहिए। और 7 करोड़ रुपए का 6 करोड़ 85 लाख रुपए के आसपास में ये रोबोटिक सर्जरी वगैरह की, किडनी वगैरह या कार्डियो हार्ट वार्ट के लिए कुछ रोबोटिक इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, वो लगभग 7 करोड़ रुपए का आएंगे जो इन्होंने बताया। और लगभग 1 करोड़ 2 लाख रुपए या 1 करोड़ 20 लाख रुपए इन्होंने जो पहले हॉस्पिटल एक्वायर किया था ना, उस एक्वायर किए हुए हॉस्पिटल का कुछ पेमेंट बाकी है, तो ये पेमेंट देना है। और लगभग लगभग 10 करोड़ 78 लाख रुपए एक तुम्हारी इनकी जो एक सब्सिडरी है ना, तुम्हारा हार्मनी हेल्थ केयर हॉस्पिटल ही है, वो भी सब्सिडरी है, वो भी लिस्टेड नहीं है, बट उनके अंदर कुछ जो शेयर है ना, वो शेयर एक्वायर करने हैं, अधिग्रहण करना, मतलब उसमें होल्डिंग बढ़ानी है। तो कुल मिलाकर जो पैसा ये 250 करोड़ रुपए ले रहे हैं ना, वो पूरा का पूरा पैसा जेन्युइन तरीके से और ईमानदारी से सही जगह जा रहा है। आगे क्या हो जाएगा वो कोई तय नहीं। स्टॉक खरीदना बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं। अगर आप जीएमपी देख के पैसा लगाते हो कि यार जीएमपी इतना चल रहा, मैं इतना चल रहा, अभी जो इसका जीएमपी बता रहा है ना, ग्रे मार्केट प्रीमियम, वो बता रहा है 20% के आसपास, 7 से 20%। ये मार्केट की सिचुएशन के आधार पर कम या ज्यादा होता रहता है। अगर मार्केट में सेंटिमेंट अच्छा हो गया, बाजार ऊपर चला गया, तो जीडीपी उसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम वो बढ़ जाएगा। बाजार के अंदर अगर भारी कल गिरावट आ गई, कल डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया मैं चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, उधेड़ दूंगा, तो ये नीचे बिगड़ जाएगा। जीएमपी किसी भी स्टॉक के अंदर खरीदने या बेचना या आईपीओ में लगाने या ना लगाने का कोई पैरामीटर नहीं होता। जीएमपी एक मात्र अंदाजा मात्र होता है। तो पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर होता है बिजनेस। अगर वो बिजनेस अच्छा है, हमें दिख रहा है भविष्य में भी इसकी ग्रोथ है, ठीक है, बहुत छोटा है, मतलब बहुत ही छोटा है। एक थोड़ा सा क्या है, इसके कुछ कंसर्न भी हैं। कंसर्न ये है साथियों कि इन केस अगर इसकी ज़्यादातर जो ब्रांचेस है ना, वो गुजरात के अंदर है, तो अगर कोई मतलब गवर्नमेंट को लेकर के कोई गाइडलाइंस आ जाती है कि भाई हॉस्पिटलों पे कोई कम एक प्राइस कैपिंग लगाई जा सकती है, या कुछ इस तरह का अगर कोई डिसीजन आता है ना गवर्नमेंट के द्वारा, तो इस कंपनी के जो बिजनेस है वो इम्पैक्ट हो सकता है, मतलब उसके प्रॉफिट लॉस दिक्कत में आ सकते हैं। अगर बात करेंगे कि ये अपने हॉस्पिटलों के सामने कहाँ खड़ा है, तो ये लगभग मतलब बहुत छोटा है उनके हिसाब से, वो जो अभी अपोलो है। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर जिस तरह से लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बढ़ती जा रही है ना, पहले हुआ करता था 1997 98 में, तो ये लग जो आज भी की एज थी ना, वो 60 साल एवरेज थी, अब हो गई 70 67, तो खैर आंकड़ा ही बोलता है, लेकिन मैं 70 72 मान के चलता हूँ। अगर 72 साल एज बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट होना एक मतलब जो परसेंटेज टर्म में देखोगे तो ज्यादा हो गया, कि भाई पहले अनुमान था कि नहीं, अब ज्यादा हो गया, क्योंकि जब खान पान उतना अच्छा रहा नहीं है, ठीक है, पहले मोटा अनाज खाते थे, अब मोटा अनाज खाते नहीं है, चाउमीन मोमोज बर्गर और जो है पिज्जा खाते हैं। उससे होता क्या है, और जैसे जैसे इन सब चीजों को खाते हैं तो लोगों के जो लीवर है, किडनी है, ये सब हो जाती खत्म। खत्म हो जाती तो इन हॉस्पिटलों में ही जाते ही है। और हॉस्पिटलों में जब जैसे जैसे अब लोग बाग अवेयर्स हो रहे हैं, अवेयर्स होने तो हो क्या रहा है कि लोगों के अंदर जो हॉस्पिटल को अंदर जाने के लिए, मतलब ऐसे समझ लो कि कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो, प्राइवेट कंपनी में, तो आप क्या करते हो कि भाई उसके लिए मैंने कोई हेल्थ इंश्योरेंस आपको कंपनी में प्रोवाइड कर देती है 2 लाख 1 लाख का। और जो आप अगर प्राइवेट का नौकरी कर रहे हो या अपना बिजनेस कर रहे हो, तो अब ज्यादातर जो लोग हैं ना, वो क्या कर रहे हैं कि एक प्राइवेट इंश्योरेंस लेके चलते हैं कि यार एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं चलता। तो इस कंपनी के लिए या हॉस्पिटल इंडस्ट्री के लिए वो कहीं ना कहीं बेहतर है। और इस सेक्टर में देखो 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, सभी लोग किडनी से लेकर के जो बड़ी बड़ी मतलब सीरियस डिसीज है ना, उनके लिए
पैसा मैटर नहीं करता। अगर किसी की किडनी फेल हो गई या लीवर फेल हो गया या हार्ट में कोई दिक्कत है, तो वो पैसा इशू नहीं है, उसको बस करना ही है। मतलब किसी भी अस्पताल में ले जाओ तो क्योंकि जिस समय आदमी सीरियस कंडीशन में होता है तो उसके गार्जियन पैसा नहीं देखते। अब आरओई के बारे में हम नजर डालेंगे, इतनी बात कर ली तो आरओसी तो देखनी पड़ेगी ना भाई, आरओसी क्या चल रही है। तो साथियों, जो इसका आरओई है ना, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कि जितना ये अपने पैसे पे जो इस बिजनेस में इस मालिक ने लगा रखा है, ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, उस पैसे पे कितने रुपए कमा पा रहा है। तो इसका ROCE 38 का है, और इसका जो ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो इसका लगभग लगभग 37 का है। तो ROCE भी अच्छा है, ROE भी अच्छा है। अगर इबिटा मार्जिन की बात करोगे तो 41% का निकल के आता है, इबिटा मार्जिन भी बेहतरीन है। अगर पेट मार्जिन की बात करोगे कि इसका पेट मार्जिन क्या है, तो 24 के आसपास का इसका पेट मार्जिन निकल के आता है। कंपनी में कोई भी कहीं तक भी फंडामेंटली अगर देखा जाए तो कोई दिक्कत है नहीं। स्टॉक लिस्ट होने के बाद ना चले महीना 2 महीना 5-6 महीने, वो अलग बात है। आपको स्टॉक में लगाना कि नहीं लगाना, वो आपको अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के लगाना। क्योंकि स्टॉक मार्केट है, देखो, दो धारी तलवार, ये आगे भी चलती है पीछे भी चलती है। ताल लग गई तो दूसरे को काट देगी, नहीं तो अपना भी उड़ा देगी। इसीलिए वित्तीय सलाहकार रखा जाता है। वित्तीय सलाहकार से चलो बात आई रही है तो मैं आपको बताता हूँ। ज्यादातर जो वर्ष 2020 के बाद में ट्रेडर बने हैं, वो बाय डिफॉल्ट ट्रेडर बन गए। उन्हें पता चल गया कि भाई लेवरेज ले, MTF पर माल खरीदो, बात खत्म। लेकिन वो MTF में क्या करते हैं मालूम है भाई? लेवरेज दो तरीके से मिलता है। ऐसा समझ लो, अगर कोई लेवरेज पे कोई डिविडेंड वाला स्टॉक उठा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। ग्रोथ वाला स्टॉक उठा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉक उठा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, वित्तीय सलाहकार से पूछ के उठा रहे हो। लेकिन वे क्या करते हैं लेवरेज पे? भाई साहब 10 गुना का लेवरेज उठा के कॉल पुट करते हैं। 10,000 रुपये उनके जेब में है, उन्होंने, क्योंकि 4 टाइम का 5x का लेवरेज मिलता है कॉल पुट में, उन्होंने 50,000 की पोजीशन बना ली। या अगर वे 1 लाख रुपए लेके आए हैं तो 1 लाख रुपए का अगेंस्ट में उसने 5 लाख की पोजीशन बना ली, और 5 लाख का एक सौदा मारा, खरीदा, एक 5 लाख का बेचा, 10 लाख हो गए। और अगर उसे 5 लाख रुपये पे, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि शुरू शुरू में जब आदमी खरीदता तो उस लक के कारण उसे 2-5 हजार का प्रॉफिट हो जाता है कॉल पुट में। लेकिन बस एक ही झटके में जो उसने 1 लाख डाले ना, वे 70 रह जाते हैं, 30,000 घट जाते हैं। क्योंकि आपकी लेवरेज पे पोजीशन है 5 लाख की, 5 लाख में आपने 5 गुना का लेवरेज लिया। तो जब वो परसेंटेज टर्म में, मतलब परसेंटेज में जब वो घटेगा ना, तो वो तुम्हारे 1 लाख पे नहीं घटने का, वो 5 लाख पे घटेगा। तो तुम क्या कि ज्यादा के चक्कर में, अरे यार मैं तो ये एक लोट वो उठा लिया, एक लोट वो उठा लिया, पुट कर दी, पुट कर दी। अगर वही आपने कोई स्टॉक उठा रखा है, ठीक है, साल भर में मैं कह रहा हूँ, अगर तुम्हारा कुछ भी नहीं गया, स्टॉक ने 10-12 हजार रुपए का डिविडेंड भी दे दिया, तो तुम्हारा टेंशन नहीं है। और दूसरा, अगर स्टॉक ने मूवमेंट दे दिया, तुम्हारे पैसे तो जीरो नहीं हो रहे। लेकिन आदमी इसका इस्तेमाल गलत करते हैं। उन्हें लगता है कि अलादीन का चिराग, घिसोर निकालो घिसोर निकालो, ऐसा कुछ नहीं होता। आज की अगर FII DII के बारे में नजर डालेंगे तो विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज 1700 कुछ करोड़ रुपए की कैश मार्केट में बिकवाली की है। वहीं 81वें दिन DII ने लगातार खरीदारी की है। लेकिन इसका जो मतलब श्रेय दिया जाए, वो DII को नहीं दिया जाएगा, वो रिटेल निवेशकों को दिया जाएगा। क्योंकि DII जो है, घरेलू संस्थागत निवेशक, वो तो केवल मैनेज कर रहे हैं, पैसा तो रिटेल निवेशकों का है ना। मान लो वही विड्रॉल मार लेंगे तो DII कहाँ तक बचाएंगे भाई? अगर रिडीम मारने लगे, हर आदमी अपनी SIP को रिडीम मारने लगे, तो जो फंड मैनेजर है उसकी तो मजबूरी है भैया, जो रेट में है वही रेट में बेच कर पैसा दे देगा। खैर चलो, वो अलग विषय है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। IPO अच्छा है, फंडामेंटली बिजनेस अच्छा है। ऊपर हो सकता है तुम्हें प्रॉफिट 20% का मिले ना मिले, वो अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ लेना। अगर मान लो स्टॉक हो गया लिस्ट और वहां से नहीं भी चला, तो कंपनी का बिजनेस तो सही है, अब नहीं चलेगा तो आगे चलेगा। पूरा का पूरा कंपनी बिजनेस में लगा रही है पैसा। हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, इसलिए दिक्कत की कोई बात है नहीं। अभी GMP इसका लगभग 15% के आसपास में चल रहा है, कल का लास्ट डेट है। अभी 2 दशमलव कुछ % ये बढ़ चुका, मतलब 2.5 गुना के आसपास में बढ़ चुका। कल तक ऐसा अनुमान है कि भाई 8 गुना के आसपास ये IPO सब्सक्राइब होना चाहिए। 30 तारीख में इसकी लिस्टिंग होने वाली है। NSE और BSE दोनों पे ये लिस्ट होगा। 114 रुपये के आसपास में, मतलब इसका है 128 शेयरों का ये लोट है। लगाना कि नहीं लगाना, वो आपको अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के लगाना। लेकिन मैं आपको भाई के नाते इतनी सजेशन देना चाहता हूँ कि भाई स्टॉक मार्केट में आओ तो बिना वित्तीय सलाहकार के मत आना। और क्योंकि ये शेयर मार्केट, जो व्यक्ति इसमें आता है ना,
वो बस एक बार गंवाने के बाद दूसरी बार उसमें अपने पैसे रिकवर करता है। कहता है यार ये 1 लाख चले गए, बस अब 20,000 मतलब ये बराबर पे आ जाओ फिर निकाल लूंगा। इस अगेंस्ट में वो 50 और डालता है, 1.5 हो गया। अब वो 1.5 की जगह 20 और घट गए। अब वो 30 घटे थे, 20 50 हो गए। अब कहने लगा यार अब की बार नहीं, बस अब तो हो गया, निकाल लो ये 20 जो गई यही यही आ जाए, पुराने वाले छोड़ दो। आते भी हैं 15,000 आते भी हैं। 15 आगे तो लगता है यार एक झटका सा और मार लो, बस 15 तो आ ही गए, एक झटका तो और मार लो थोड़ा सा, आधे तो निकल ही आएंगे पुराने। तो वे 15 अगले झटके में 30 जाते हैं, तो 15 जो आए थे वे तो चले गए, 15 और चले गए। तो फिर वो बोलता भाई जिंदगी में काम नहीं करूँ इसका। भाई देखो, मेरे से बहुत से लोग पूछते हैं कि यार भैया आप मतलब बाकायदा रजिस्टर्ड भी हो और सारी बात है, भाई शेर खान के व्यक्ति भी हो, तो उसके बाद में भी किसी भी व्यक्ति को कॉल पुट करने की सजेशन क्यों नहीं देते, या मतलब क्यों नहीं कराते? मेरे भाई मुझे जिंदा रखना है, मुझे अपने क्लाइंटों को जिंदा रखना है। भाई हर्षद मेहता क्या बोलता था कि मैं 100 लोगों की ऐसी टीम बनाना चाहता हूँ जो अपना 100% देने के लिए तैयार हूँ। तो 100% तो तब देंगे ना जब उनको होगा 100%। पता चले वो कॉल पुट कर गया तो 80 में तो अट्टे पहले ही माइनस में। 1 लाख डाल लेते, 1 लाख तो खत्म हो लिया, 80 और घर से चले गए, 1.5 हो गए। अब वो क्या करोगे? भाई अपने पैसे कम से कम उसके बचे रहे, उतना ही काफी है। घर से ना जाए, शेयर मार्केट में घर से ना जाए, उतने जितने हैं उतने ही बने रहे। तो इसीलिए मैं किसी को भी, अब वो अपने से जो चाहे सो कर सकता है, बाकी मैं किसी को नहीं बोलता कि भाई तुम कॉल पुट करो, क्योंकि शेयर मार्केट बहुत ही मतलब जोखिमों के अधीन है, कुल मिला के ही मान लो कि शेयर मार्केट है जोखिमों के अधीन। तो इसीलिए जो भी कोई डिसीजन ले वो बिना वित्तीय सलाहकार से बिना पूछे ना ले, अन्यथा अगर कुछ हो गया तो कुछ नहीं हो सकता। यार तुम बताओ, हम गाड़ी चलाते हैं, कार चलाएं बाइक चलाएं कुछ ही चलाएं, एक ना एक व्यक्ति रहता है ना, जब भी तुम्हें मान लो कोई कार चलाई होगी तुमने तो किसी ने व्यक्ति ने तो बताया होगा ये गियर है, ये क्लच है। लेकिन व्यक्ति को एफ में क्लच गियर का तो बहुत दूर की बात है, उसे ये पता नहीं रेस कितनी दबानी। ऐसा लगता है आते ही ये धर दिया अपन ने लोट पे पैर, और ये अब अपन सांझ तक करोड़पति और होता उल्टा है। तो भाई मैं अपने जो मेरे क्लाइंट हैं या मेरे जो कस्टमर हैं, मैं उनको जीवित रखना चाहता हूँ, इसलिए कम से कम इतना ही तो होगा, उनकी 1 लाख की कीमत 80,000 रह जाएगी, बस यही होगा ना, 70 रह जाएगी, जीरो तो नहीं होगी। उनके मन में ये तो है कि भाई 1 लाख है, चल साल भर में आ जाएंगे, वापस तो आएंगे। पता चला कि अल्लाह भाई 1 लाख तक खत्म हो लिया मामला जो है। कहाँ है? अरे यार वो तो पता नहीं गुरुवार की एक्सपायरी थी, खत्म हो लिया किस्सा। तो अब कितने बच रहे? अल्लाह पे बच कुछ नहीं रहा, 50,000 क्रेडिट कार्ड में से भी लगाए थे, और जो है वो कहाँ है? अरे वो भी नहीं हो लिया, किस्सा खराब। फिर बबुआ के लड़के से कह रखा यार 50,000 रुपये दे दे, नुको अभी भी मान नहीं रहा। तो नुको ये वापस आ जा 1.5 लाख, फिर नहीं करने का, एक बार ये 1.5 लाख वापस आ जा। अरे कह लब तो मान जा। कह लब ना, मुझे पता है मैं मार्केट को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। मेरे भाई मार्केट को कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, ना किसी ने आज तक करी। जो आदमी ये कह रहा ना कि मैं मार्केट को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, वो गलत है। भाई जो वॉरेन बफेट है या चार्ली मंगल है, जितने बड़े बड़े निवेशक हैं, क्या ये पागल है क्या? ये कॉल पुट नहीं कर सकते थे लेवरेज लेकर? लेवरेज स्टॉक में ले समझ में आए, डिविडेंट वाले स्टॉक में ले तो भी समझ में आए कि यार अगर स्टॉक कहीं भी नहीं गया तो कम से कम साल भर में 10-5 हजार का डिविडेंट तो मिल जाएगा। लेकिन काय में ले रहे? कॉल पुट में ले रहे। उन्होंने तो समझ लो 1 लाख की जगह 5 लाख का लोट उठा लिए, और वह फिर जो है अब तो बस साल तक करोड़पति बनना ही है। ऐसा कुछ होता है? भाई हमेशा पुरानी हिस्ट्रियों पर नजर डालो, वही बेवकूफ़ी कर रहा आदमी जो बेवकूफ़ी पहले लोगों ने करी है। वो ये सोचता है कि मैं कर्ज को मैनेज कर लूंगा। मेरे भाई मैं जमीन से उठा हुआ व्यक्ति हूँ, जमीन से। मैंने मैं कुछ चीजें क्या मेरी यूट्यूब पे बाध्यताएं हैं बोल नहीं सकता, पर जो व्यक्ति मेरे से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो मेरे बैकग्राउंड को जानता है, वो समझ सकता है कि जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ रहता है उससे क्या उम्मीदें होती है। गंवाना पैसा वो गंवा सकता है जिसके पास में पुरखों का पैसा हो या फिर जमीन बेच रखी हो। मेरे भाई जिस दिन खुद कमाओगे ना और कमा के शेयर मार्केट में लगाओगे ना, मैं गारंटी देता हूँ, आप, मैं कहता मेरी पर्सनल ऐसी राय है, आप 1,000 रुपये 2,000 5,000 अपने वित्त सलाहकार को दो। भाई वो उसका काम है, वो दिमाग लगाएगा ना,
दिमाग लगाने के लिए आदमी रख लो भाई। लाख में से 95 तो है तुम्हारे पास, सोच लो यार, मेरे 5 ही हजार मैंने किसी को दे दिए। तुम सपोज करो ऐसे ट्राइबल एरिया में चले गए, बिल्कुल आदिवासी वाले एरिया में, और वहां पे बोल रहे झिंगलाला हो झिंगलाला हो, तुम्हें उसकी लैंग्वेज ही नहीं आती, तो भाई वहां तुम्हें गाइड रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? वो गाइड तुम्हें बताएगा कि झिंगलाला हो का मतलब है कि हम तुमसे फाइट कर रहे हैं। क्यों? भाई शेयर मार्केट में जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री को पढ़ने के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। टेलीकॉम इंडस्ट्री को अलग तरीके से पढ़ा जाता है, बैंकिंग को अलग तरीके से पढ़ा जाता है, एनबीएफसी को अलग तरीके से पढ़ा जाता है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री को अलग पढ़ा जाता है, बैंकिंग तुम्हारा और तो और ऑटो इंडस्ट्री को अलग पढ़ा जाता है, ऑटो को अलग पढ़ा जाता है, एयर डिफेंस सिस्टम को अलग पढ़ा जाता है, शिप बिल्डिंग को अलग तरीके से पढ़ा जाता है। तुम्हारा जो मतलब डिजाइनिंग वगैरह करती है कंपनी, उनका जो पढ़ने का क्राइटेरिया है वो अलग है, या जो आईटी कंपनियां उनको पढ़ने का क्राइटेरिया अलग है। पर नहीं, मैं तेरा भाई जोगिंदर, क्यों मालूम है? उसका जवाब मैं दूंगा तुम्हें। जवाब क्या है? तुम पे एक सिंपल सी बात है, तुम्हें पता है यार ये बीपी की मशीन है, और जो है 70 से 130 के आसपास में रहना चाहिए, और 70 से 130 है, मतलब आदमी चंगा है। तुम गए बीपी की मशीन देखी, क्या भाई लमड़ा तो ठीक ठाक है, उनने अपनी किडनी फेल कर रखी दारू पी पी के, मांस खा खा के लीवर खत्म हो रहा, खून गाढ़ा हो गया, दिल कभी भी हार्ट अटैक आ सके, कई बार से ब्रेन स्ट्रोक हो सके। पर तुम्हारे हिसाब से वो स्ट्रोक सही है, समझ रहे हो? ओला, आग का गोला, पेटीएम अब सूला है जाके। तो मेरे भाई स्टॉक मार्केट में जब आईटी में बबल हुआ था, बहुत से लोगों ने हाथ जलाए। जब लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस हुआ वर्ष 2008 में, बहुत से लोगों ने मतलब हाथ जलाए। फिर अपनी लाइन पे आते हैं, नहीं तो लाइन से भटक जाएंगे। क्या बोल रहा था मैं? कि डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री को पढ़ने के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। ऐसे ही जैसे हमारे शरीर के हर अंग को नापने का, सही है या खराब है उसे देखने का अलग क्राइटेरिया है। माने अगर मैंने हाथ दे दिया ट्रक के नीचे, तो हाथ कितना टूटा है वो बीपी नहीं बताएगा, उसके लिए एक्सरे कराना पड़ेगा, एक्सरे बताएगा भाई। मान लो मुझे घबराहट हो रही है तो वो बीपी नहीं बताएगा, वो माने हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए ईसीजी कराना पड़ेगा। अगर उससे भी कोई बारीक समस्या है तो उसके लिए एमआरआई कराना पड़ेगा। पर नहीं, मेरे पे तो बीपी आता ना, अपना ऊपर गया तो इतना, नीचे गया तो इतना, पी हो गया तो इतना। अरे भाई ऐसा नहीं है। मैं 15 साल से पढ़ रहा हूँ, वर्ष 2005 से मैं इस चीज को देखने लगा था कि शेयर मार्केट जैसी कोई चीज होती है। क्योंकि जो व्यक्ति गरीबी में जिया होता है ना, वो हमेशा चीज ऐसी सोचता है कि यार गरीबी में मरना नहीं है। कोई बात नहीं, पैदा हो लिए, मरना नहीं है गरीबी। वर्ष 2010 से मैं इसकी पढ़ाई करना चालू कर दिया था। जब वर्ष 2008 में लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस हुआ, लोगों ने को पता चला कि शेयर मार्केट क्रैश होगी, बहुत से लोग फांसी लगा लगा कर मर गए। मगर यो किस्सा होया क्या, ये सब पढ़ो। और आज भी मैं ये नहीं बोलता कि मैं 100% हूँ, मैं बोलता हूँ कि यार मैं अभी भी सीख रहा हूँ। क्योंकि जब तक व्यक्ति सीखता रहता है तो वो व्यक्ति सक्सेस रहता है। जिस दिन वो ये बोलता है कि मैं 100% हूँ, तुम एक मोबाइल खरीदते हो, 4 बार रिचार्ज देखते हो, यार ये ऐसा, इसको कंपेयर करते हो, इससे कंपेयर करते हो। और कहीं अगर फाइनेंस में कोई एक प्लॉट खरीद रहे हो तुम, उसके लिए 4 अपने चाचा को ले जाओगे, ताऊ को ले जाओगे, प्लॉट को दिखाओगे, पड़ोसी देखोगे, इंगल्ला देखोगे, उंगल्ला देखोगे, कौन है, रोड पे है, कहाँ है। और फिर उसके बाद में जो है रजिस्ट्री होगी, तो उसके बाद में भी मन में डुगडुगी लू लगी रहेगी, जब लोग दाखिल खारिज नहीं होगा, कहने लगा कुछ लफड़ा ना हो इसमें। और जब तुम 1 लाख की कॉल पुट करते हो, कहला ले भाई धम, ले भाई धम, ऐसा नहीं होता। और थरी और फिर वीडियो लंबी बन गई। मैं चाहता हूँ कि वीडियो छोटी बने, लेकिन वीडियो फिर लंबी बन जाएगी। कुल मिला के आईपीओ अच्छा है, लगाना नहीं लगाना आपको अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के लगाना है। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि जो भी कोई डिसीजन ले वो बिना वित्तीय सलाहकार के ना ले। भाई ये स्टॉक मार्केट दो धारी तलवार है, आगे भी चलती है पीछे भी चलती है, नुकसान कर लोगे क्या मतलब है? इसलिए जो भी कोई शेयर मार्केट में अगर आप आए हो तो वित्तीय सलाहकार के साथ ही काम करो, अन्यथा मत करो। कोई बात नहीं, आपका पैसा नहीं जाना चाहिए, आपको क्रीज पे बने रहना, लंबे समय तक रहना है। ऐसा नहीं है कि आप लंबा छक्का मारने के चक्कर में अपना विकेट ही गंवा बैठो। विकेट क्या है? तुम्हारा पैसा है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो भी क्वेरी हो उसे कमेंट बॉक्स में जाकर पिन करें। धन्यवाद, थैंक यू।